3 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिकी बम लगातार 9वीं रात ईरान पर गिर रहे हैं। इजराइल भी इस लड़ाई में शामिल हो सकता है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक रिपब्लिक के सर्वोच्च नेता शायद देश में नहीं है। जेडी वॉन्स ने इजरायली नेताओं पर युद्ध लंबा करने और ईरान समझौता विफल करने का आरोप लगाया। आज हम क्वाड पर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जेएनएस के क्वाड में फिर से स्वागत है। मैं अपनी को-होस्ट शोशाना कीथ किड्जास्कल के साथ हूँ और हमारे साथ फ्लर्ड हसन नाहुम भी दूर से जुड़ी हैं। आज हमारे साथ खास गेस्ट होस्ट मिस इजराइल 2026 डैनियल याब्लोंस्का हैं। आपका हमारे साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे कि ईरान के इस्लामी गणराज्य में क्या हो रहा है। मेरा मतलब है, अब 9 दिन से हमने लड़ाई देखी है जिसमें अमेरिका ने अहम ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं जो उन्होंने काफी समय से नहीं किया था। और हमने दोनों पक्षों को बहुत स्पष्ट रूप से ये घोषणा करते हुए देखा है कि एमओयू और युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। इजराइल में हम सभी के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फ्लर्ड, जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है इजराइल इस संघर्ष में शामिल होगा या आगे क्या होने वाला है? जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो उच्च सुरक्षा कार्यालयों में है, वे कह रहे हैं कि यह कुछ दिनों की बात है। हमारे हवाई अड्डों से कहा गया है कि वे अमेरिकी विमानों के लिए जगह बनाएं और इसी वजह से हम में से कुछ की उड़ानें रद्द कर दी गई है। मैं भी यही सुन रही हूँ कि ये सप्ताह तक हो जाएगा, लेकिन एमिली, हमने ये पहले भी कई बार सुना है। मुझे लगता है हम ये निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि एमओयू अब खत्म हो चुका है। जैसा कि हम जानते थे, इस्लामिक रिपब्लिक की कभी किसी भी बात को लेकर कोई मंशा ही नहीं थी। हमें नहीं पता अमेरिका दबाव क्यों बना रहा था, उनके अपने कारण हैं। कुछ बातें सही भी हो सकती है। वर्ल्ड कप कल रात ही खत्म हुआ। सबने कहा वे 4 जुलाई और वर्ल्ड कप के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा हम मिड टर्म्स का भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कुछ कहना मुश्किल है। यही बात है। वे इस्लामिक रिपब्लिक हमलावर है, वे हमेशा से रहे हैं और अमेरिकी वे अब पीछे नहीं हट सकते। अब उन्होंने जॉर्डन में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को मार डाला है। वे पूरे इलाके में पागल हो गए हैं। हमें भी अमेरिका के साथ जवाब देना होगा। मेरा मानना है अमेरिका को नेतृत्व करना चाहिए ताकि वे न कहे कि हमने युद्ध शुरू किया। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में और बड़ा तनाव बढ़ेगा। देखिए, चाहे या ना चाहे, हमें इसमें घसीटा जा सकता है और हमने देखा, मुझे लगता है कि ये बस कल ही था। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर रात भर मिसाइलों की बौछार की गई थी और हमने ये भी देखा कि इजराइल के इलाके में, दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे। हमने मलबा गिरते हुए भी देखा। कुछ इंटरसेप्टर्स को मलबा इजराइल में आने से रोकने के लिए दागा गया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हालात बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि संयुक्त अरब अमीरात ने तुरंत संयम और युद्ध विराम की अपील की, जो मुझे असामान्य लगा। मैं समझती हूँ, क्योंकि इन्हें इजराइल से भी ज्यादा सब झेलना पड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात मिसाइलों का निशाना बना है। लेकिन मेरा मतलब है, अगर बाकी क्षेत्र इस पहल में संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम फिर से वहीं आ गए हैं, है ना? मेरा मतलब है, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है मार्च से हम सभी बस इंतजार कर रहे थे कि ये दोबारा शुरू हो। किसी ने नहीं सोचा था कि ये खत्म हो गया है। ये बस इतना था कि हम कितनी छुट्टियां मना पाएंगे और बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। इजराइल में यही छुट्टियां हैं। हाँ, अभी छुट्टियां हमारे लिए युद्ध जैसी हो गई हैं। और जब तक सब कुछ शानदार है, तब तक हमें पलटवार करना ही है। लेकिन ये अजीब है कि उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। ये अजीब है कि उन्होंने हमला नहीं किया। इसका कारण है कि वो हमारी प्रतिक्रिया से डरे हुए हैं, क्योंकि निरोधक क्षमता ऐसे ही काम करता है। मुझे नहीं पता कौन सहमत है, लेकिन ये अजीब है कि वो सब पर हमला कर रहे हैं। मैंने कुवैत के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात सुनी, असल में, कि कुवैत बहुत उन्नत वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला अगला देश हो सकता है। कौन जानता है? देखिए, वो हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलते, लेकिन कोई भी शामिल होना चाहे तो मैं तैयार हूँ। बस ईरान के इस्लामी गणराज्य को छोड़कर उनका स्वागत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत है, एमिली।
डैनियल, तुम्हें क्यों लगता है कि उन्होंने अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया? क्या वो डरते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि वो डर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो डरे हुए हों। उन्हें डरना चाहिए, उन्हें डरना चाहिए। हमारे पास इतनी मजबूत, अविश्वसनीय सेना है और हम सब तैयार हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं कह रही हूँ कि ये सब सार्थक होगा। बेजरत हशेम, भगवान की इच्छा से ये सब सार्थक होगा। हमें मजबूती से टिके रहना है, हमें मजबूत और दृढ़ रहना है, और बस भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये सब सार्थक हो, कि ईरान आज़ाद हो, कि इजराइल के लोग शांति में रहें और ये क्षेत्र आगे बढ़ सके। खैर, इस पूरी स्थिति में जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि हम मिड टर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसे देरी की वजह मिड टर्म्स, एमओयू या शायद वर्ल्ड कप को बताया जा रहा हो, ये भी चर्चा में आया है। ये सब संभव है, लेकिन जो बात मुझे परेशान करती है और मेरे लिए इसे बहुत मुश्किल बना देती है वो ये है कि हर दिन जो बीतता है उसमें और लोग मर रहे हैं। हाँ, और भी हैं। मेरा मतलब है, ईरान में रोज लोगों को फांसी दी जाती है। इस हफ्ते इस्लामिक रिपब्लिक ने किशोरों को फांसी दी है, जबकि हम देरी कर रहे हैं, जबकि हम राजनीति की बातें कर रहे हैं। और मेरा मतलब है, मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि आप सही हों। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि आप सही हों, कि ये सब इसके लायक होगा, क्योंकि मेरा मतलब है अब बहुत हो चुका। और यही वो बड़ी खाई है जो हम अब देख रहे हैं। वो लोग जो इस शासन को सीमित करना चाहते हैं और उनके साथ कोई समझौता करके चीजों को अस्थायी रूप से ठीक करना चाहते हैं, और वो लोग जो, मेरा मानना है, बहुत सारे इजरायली लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। मुझे लगता है कि जो भी ये सोचता है कि वे कोई समझौता करने वाले हैं और वे अपनी आदतें बदल लेंगे और अचानक अपने लोगों का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने लगेंगे, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, और इसलिए इस शासन को हराना जरूरी है। इसका कोई विकल्प नहीं, इसे हराना ही है। अब हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया में खासकर अमेरिकी लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं अभी अमेरिका में 10 दिन बिताकर आई हूँ, जो बहुत ज्ञानवर्धक रहा। मुझे लगता है कि मैं अमेरिका को अच्छी तरह जानती हूँ। यह मेरी कुछ महीनों में तीसरी यात्रा है। इस आखिरी यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा, शायद क्योंकि ये 4 जुलाई था। हर किसी में वो चाह, या मैं इसे चाह भी नहीं कहूंगी, हर किसी में वो सहन शक्ति नहीं होती जो इजरायलियों में है, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था। हमने करीब 3 साल तक युद्ध झेला। हम इसके आदी हैं। हमारे बच्चे भी सेना में जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे लोग समझते हैं, और वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समझते थे कि दूसरी तरफ पहुंचने से पहले कष्ट सहना पड़ता है। जैसा डेनियला कहती है, हम आखिरकार उस पार पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें असली सहन शक्ति लगती है। मुझे लगता है यही समस्या है कि हम त्वरित संतुष्टि वाले समाज में हैं। हम युद्ध में जाते हैं, हमें लगता है कि वो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। गाजा में देखिए क्या हुआ। यहाँ तक कि इजरायली भी 6 दिन के युद्ध, 10 दिन के युद्ध और 12 दिन के युद्ध के आदी हो गए थे। और अगर आप सच में इस्लामी गणराज्य जैसे खतरे से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो एक सभ्यतागत खतरा है, सिर्फ यहूदियों के लिए या सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, तो इसमें समय लगेगा और इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि एमिली ने जेएनएस सम्मेलन में कहा था, ईरानी लोग इसकी कीमत अपने खून से चुका रहे हैं। यही हो रहा है हर दिन। जब हम इस बात पे अटक जाते हैं कि वापस जाना चाहिए या नहीं, ये करना ही होगा, कोई और विकल्प नहीं है। बिच्छू बिच्छू ही रहता है, वे बदल नहीं सकते, वे कभी कुछ और नहीं बनेंगे। वे हर दिन यही कहते हैं, यही उनका मंत्र है, यही उनका धर्म है। अब सब खत्म हो चुका है। सवाल है कि कब सब कहेंगे हमें ये करना होगा। इसमें 6 महीने या 1 साल लग सकते हैं। हमें बस काम पूरा करना है, न कि बार बार बदलना या अंदर बाहर आना जाना। यही सबसे बुरी चीज होगी जो हम कर सकते हैं। खैर, ये दिलचस्प है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम ऐसे समय में हैं जब पिछले कुछ वर्षों में यूरोप वास्तव में इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वे अब भी सैन्य रूप से तैयार नहीं हैं। हालांकि हमने एक तरह का बदलाव देखा है। मेरा मतलब है, यूरोपीय संघ ने आखिरकार IRGC को नामित किया है। फिर हाल ही में यूके ने, हालांकि वैसा पूरा औपचारिक दर्जा नहीं दिया गया जैसा हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने IRGC को आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। अब उनके साथ काम या जुड़ना दंडनीय है। इसमें 14 साल तक की जेल हो सकती है। यूरोपीय मोर्चे पर प्रगति हो रही है। फ्रांस ने कहा कि वे उस प्रतिबंध राहत को वीटो करेंगे जो अमेरिका MOU के लिए देना चाहता था। मुझे लगता है यूरोप में सोच थोड़ी अलग है। क्या कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर उतना समर्थन है जितना शासन परिवर्तन के लिए चाहिए? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक बहुत अच्छा मौका है,
और मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी दर्शक फ्लर ने जो कुछ भी अभी कहा है उसके बारे में बहुत बहुत ध्यान से सोचें कि ऐसे दुश्मन को हराना जो किसी न किसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाला है। सैन्य रूप से चाहे आपको पसंद हो या ना हो, उस दुश्मन को हराने के लिए सहन शक्ति चाहिए और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चीजें एक रात में हल हो जाएंगी। अगले विषय पर जाने से पहले क्या आपको लगता है कि इस संघर्ष में इजराइल भी शामिल होगा? और अमेरिका और इजराइल के बीच ये सहयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि आजकल मीडिया में इसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है? वाओ, कोई भी सवाल आसान नहीं है। नहीं, सच में। जब से युद्ध शुरू हुआ है, मैंने बच्चों में बदलाव देखा है। 2 महीने घर पर परिवार के साथ रहने के बाद अब उन्हें अलगाव की चिंता है और वे स्कूल में टूट जाते हैं। इसका अगली पीढ़ी पर असर पड़ रहा है, जो मुझे डरावना लगता है। हमारे अपने मुद्दे हमेशा रहे हैं। क्या हमें अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या अमेरिका हम पर निर्भर करता है? क्या हमारा इस्तेमाल हो रहा है? मैं अगली पीढ़ी के बारे में सोचती हूँ। मुझे डर लगता है कि इजराइल में ये बच्चे कितने डरे और आहत हैं। भविष्य में हमारे रिश्ते कैसे होंगे? मैं नहीं चाहती कि हमारे भविष्य के बच्चे किसी और पक्ष से नफरत करें। मैं नहीं चाहती कि कोई दुश्मनी हो। मैं अमेरिका के खिलाफ कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहती। हमें दोस्तों की ज़रूरत हमेशा रहती है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ और बच्चों की नज़र से देखती हूँ। मैं इजरायली परिवारों से निवेदन करती हूँ कि बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करें। वही हमारा भविष्य है। हमारे बच्चों का सामान्य जीवन कहीं और सामान्य नहीं है। ये सामान्य नहीं है। यही बात है, ये कहीं और सामान्य नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि हमारा दर्द सहने की क्षमता बहुत ज्यादा है और हमें देखना है कि और किसके पास ये है, क्योंकि हम एक सभ्यतागत संघर्ष लड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा विषय बदलना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो इस हफ्ते इजरायली मीडिया में रिपोर्ट हुई थी, कम से कम शुरुआत में। और वो ये है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोजत्ता खमेनी जो नए सर्वोच्च नेता हैं, नकली आयतुल्ला, उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो अभी ईरान में भी नहीं हैं। अब विदेश मंत्री अब्बास अरागची की दिलचस्प टिप्पणी आई, देखें उन्होंने क्या कहा। इस दौरान जो मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि मैंने लगातार कुछ लोगों को देखा है। वाह, कहाँ? वॉल्दो कहाँ है? नहीं, आयतुल्ला कहाँ है? बर्फ कहाँ है? अगर वो जिंदा है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मेरा मतलब है, कोई भी हो, मेरे पति स्टार वॉर्स के बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है? तो मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय ये सारी स्टार वॉर्स देखने के। तो एक सीन है जब डार्थ वेडर बनने से पहले उसकी एक टांग और एक बाजू कट जाती है, फिर वो उसे आधा रोबोट आधा इंसान बना देते हैं जो डार्थ वेडर है। यही लोग मार्जोरी टेलर ग्रीन के साथ कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। वो स्विट्जरलैंड के क्लिनिक में है जहां उन्हें अगला डार्थ वेडर बनाने के लिए फिर से जोड़ा जा रहा है। ये तो बस मेरी राय है। मुझे लगता है ये डार्थ वेडर जितने भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि वेडर के पास दिमाग था और वो खुद बोलता था। मुझे नहीं लगता ये आदमी सब कुछ चला रहा है। मुझे लगता है कि चरमपंथी ही सब कुछ चला रहे हैं। शायद वहाँ बहुत सारे, ठीक है, वे सब चरमपंथी हैं, ठीक है, लेकिन चरमपंथियों में भी जो सबसे ज्यादा कट्टर हैं वही सब कुछ चला रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ पूरी अराजकता मची है। ईरान में यही हो रहा है। मुझे लगता है फैसले अहमद वाहिदी ले रहा है जो IRGC का प्रमुख है। मुझे लगता है कि यह इस समय ईरान विशेषज्ञों के बीच सबसे लोकप्रिय थ्योरी है, लेकिन इसके अलावा भी कई और रायें चल रही हैं। उनमें से कुछ, जैसे कि हमने इजरायली न्यूज से सुना कि खमेनी तो ईरान में है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ होंगे, शायद रूस में। हमने देखा है कि शासन के विमान इधर उधर बहुत घूम रहे हैं, जैसे कि शासन के विमान इधर उधर भेजे जा रहे हैं। तो शायद उत्तर कोरिया, शायद वो वहाँ किम जोंग उन के साथ है। शायद, लेकिन मुझे लगता है कि रूस में शायद बेहतर इलाज मिलेगा और हो सकता है कि वो अभी जीवित हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह होशो हवास में है। मुझे लगता है कि हमने उसे मार दिया है और मुझे लगता है राष्ट्रपति ने कहा था कि वो 90% मरा हुआ है। वो 90% मरा हुआ है। ये सबसे पागलपन भरी बात है। वो 90% मरा हुआ है। वो तो बस गत्ते जैसा है, जिंजर ब्रेड मैन। मुझे नहीं पता, लेकिन सोचो, वो अपने पिता के जनाजे में नहीं आया। इससे उसकी हालत का अंदाजा लगता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि इजराइल या अमेरिका बम गिरा देंगे, वे अपनी हार में ही दिखा सकते थे। एक बुरी तरह अपंग, बिना पैर वाले आदमी को दिखाना हार है जो वे कभी नहीं कर सकते।
खैर, आप जानती हैं, उनकी मीडिया ने घटना के बाद बताया कि वो बुरी तरह विकृत हो गया है। आप खुद समझ सकती हैं कि असल भाई ने क्या है। मेरा मतलब है, इसके क्या नतीजे होंगे, ईरान में इसका क्या असर पड़ेगा। शासन के भीतर भी फैसले और नियंत्रण को लेकर खींचतान चल रही है। कुछ लोग ऐसे थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका से बातचीत करना चाहते थे, या कम से कम ऐसा दिखावा करते थे कि वे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोग क्षेत्र में लगभग सभी पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं, अभी के लिए शायद इजराइल को छोड़कर। जब सत्ता का खालीपन होता है तो यही समस्या होती है। सत्ता का खालीपन, जब सत्ता का खालीपन होता है तो सबसे ताकतवर गुंडा आगे आ जाता है ना? और यही हुआ। यही हमने देखा जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था। तालिबान ने पूरी तरह से देश में तबाही मचा दी है और देश को और भी बर्बाद कर दिया है। लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं और फिर उन्हें कम उम्र में ही शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। सत्ता खाली होने पर सबसे ताकतवर गुंडा आगे आता है। मुझे लगता है यही अभी ईरान की सरकार में हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वक्त की बात है, लेकिन अफसोस तब तक ईरान के लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होंगे। हम अपने सबसे पसंदीदा हिस्से पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि हमने जेडी वैंस और जो रोगन के इस इंटरव्यू में क्या देखा। मैं खुद भी काफी हैरान थी। मैं जेडी वैंस की फैन नहीं हूँ, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो मोसाद का एजेंट था। हाँ, मोसाद, CIA या कोई भी डीप स्टेट, चाहे अमेरिका, इजराइल या किसी और देश में हो या एक से ज़्यादा जगहों पर, उसके स्पष्ट रूप से अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सबसे ऊंचे स्तरों से संबंध है। उसके स्पष्ट रूप से इजरायली खुफिया एजेंसी के सबसे ऊंचे स्तरों से भी संबंध है। हम जानते हैं कि उनकी व्यवस्था के भीतर कुछ लोग हैं जो बिना किसी शक के अमेरिकी जनमत को बदलने और युद्ध को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए उसे प्रभावित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने वो गुप्त भारी वित्त पोषित अभियान देखा है जो समझौते की बातचीत को बिगाड़ने और सौदा विफल करने की कोशिश कर रहा है। जब यहूदी विरोधी साजिशी सिद्धांत मुख्य धारा में आ जाते हैं तो नजारा कुछ ऐसा होता है, यही दिखता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ब्ली ब्लूशा जैसी बातें ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये आम बात हो। हाँ, उन्हें ऐसा बोलते सुनना बहुत परेशान करने वाला है। ये किसी ग्रोएपर पॉडकास्टिस्तान के पागल इंसान की बकवास जैसा लगता है। हाँ, आगे बोल। यही लोग हैं जिन्हें वो चाहता है। यही लोग हैं जो उसे रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी रेस में समर्थन देंगे। उसका मानना है कि रिपब्लिकन पार्टी में और भी लोग हैं जो यहूदियों से नफरत करते हैं और वही लोग उसे अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बना सकते हैं। और मुझे वास्तव में लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा वो ऐसा करता है उतना ही ये रूबियो को एक अद्भुत राजनेता के रूप में अलग दिखाता है जो अपने काम में परिणाम दिखा रहा है। इस आदमी के साथ सौदा बेकार रहा, सिर्फ वही उस पर विश्वास करता था। मुझे लगता है ट्रंप लोगों की सोच से ज्यादा समझदार है। उन्होंने जेडी वांस को ऐसे सौदे के लिए क्यों भेजा जिसके बारे में वो शुरू से जानते थे कि वो काम नहीं करेगा? और फिर मार्को रूबियो को लेबनान क्यों भेजा जहां सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है? लेबनान में सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे लगता है जेडी वॉन्स अपनी जिद पर अड़े हैं और उसी गड्ढे में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास और रास्ता नहीं है। ये बहुत घिनौना है। शोशाना, आपने जेएनएस कॉन्फ्रेंस में उन्हें वापसी का खिताब दिया। मैंने भी कहा वो जागरूक राइट के लिए टुकड़े जोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गलत आकलन है, खासकर अमेरिका के मतदाताओं के लिए, क्योंकि असली वोटिंग पैटर्न और रिपब्लिकनों के बीच हुए सर्वेक्षण में ये लोकप्रिय राय नहीं है। ये षड्यंत्रकारी पॉडकास्ट जैसी भाषा रिपब्लिकन पार्टी में मुख्य धारा नहीं है और उम्मीद है कभी नहीं बनेगी। यही हमारी चिंता है अभी। लेकिन यह सोच कि इससे मतदाता उनकी ओर आकर्षित होंगे, मेरा मतलब है ये तो पागलपन है। लगता है वो दूर वाम डेमोक्रेटिक पार्टी से बात कर रहे हैं। चेंक और एना कास्पेरियन भी हैं। ये हॉर्सशू थ्योरी का असली उदाहरण है, सच में। देखो मीम्स। या तो ये और बुरा है या उसे सच में बाहर से फंडिंग मिल रही है। हो सकता है वो किसी के लिए मैंचूरियन कैंडिडेट हो, कौन जाने। खैर, उसने इस इंटरव्यू में कहा कि उस पर कतर से संबंध होने का आरोप लगाया गया है और जाहिर है ये सब एक इजरायली सरकार की साजिश है, यही उसने कहा। हमारी सरकार इतनी संगठित और रणनीतिक है कि हमने पहले ही ये सोच लिया था। असल में हमने 24 घंटे के अंदर MOU के खिलाफ एक $multi-million की कैंपेन शुरू कर दी। हाँ, इजरायली सरकार इतनी जल्दी काम करती है। हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती। हाँ
हमारे पसंदीदा सेगमेंट ये घटिया लोग और हीरो पर जाने से पहले दुर्भाग्य से मिस इजराइल डेनियल याब्लोंस्का आज हमारे साथ नहीं है। समापन से पहले मैं फिर से आपसे ही सुनना चाहती हूँ। ये बहुत निराशाजनक है। जेडी वेंस की इन टिप्पणियों से सोशल मीडिया पर लगातार नफरत का हमला दिखता है और अब तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी। इन साजिशों में से कुछ और ये पश्चिमी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए निराशाजनक है, लेकिन हमारे लिए भी यहाँ इजराइल में। आप मिस इजराइल के रूप में, मेरा मतलब है ऐसे निराशाजनक हालात का सामना करने वाले लोगों को क्या सलाह देंगी? मैं इस बात पर अडिग हूँ कि छात्र, युवा, अगली पीढ़ी ही हमारी आशा है और हमें उन्हें मंच देना होगा। हमें उनकी आवाज को बुलंद करना होगा। हमें एक उदाहरण पेश करना होगा और हमें सिर ऊंचा रखकर अपना सच कहना होगी। हमें, चाहे हम इजरायली, अमेरिकी, यहूदी या कोई भी हों, सच्चाई और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। इसे अनदेखा मत करो। फोन पे स्क्रॉल करते हुए मैं रोज ऐसे वीडियोस देखती हूँ जिनमें लोग अजीब बातें कहते हैं। ये मुझे हैरान करता है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये केवल एक शोर मचाने वाली अल्पसंख्या हो और हमें उन बहुसंख्यक लोगों को संसाधन देने चाहिए जो जानते हैं क्या हो रहा है और बातचीत में शामिल होना चाहते हैं। और अगर आप बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जानिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आखिरी इंसान हूं जो कहेगा कि मैं भू राजनीति की विशेषज्ञ हूं, लेकिन अगर मुझे किसी बातचीत में क्या हो रहा है ये जानना है तो मैं उन लोगों से पूछती हूं जो जानते हैं और मैं उसके बारे में पढ़ती हूं और मैं विपक्ष के बारे में भी पढ़ती हूं, क्योंकि इसी तरह आप सूचित रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये जटिल राजनीतिक विषय डरावने और थकाऊ लग सकते हैं, लेकिन ये जरूरी हैं और कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इजराइल है, मैं डैनियल याब्लोंस्का हूँ। ठीक है, अब हमारे लोकप्रिय सेगमेंट स्कैम बैग्स और हीरोज का समय है। इस हफ्ते के स्कैम बैग से शुरुआत करते हैं। फ्लर, आप दूर हैं लेकिन हमारे दिलों में हैं। इस हफ्ते आपका स्कैम बैग कौन है? मुझे आपकी याद आती है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि मेरे पसंदीदा स्कैम बैग्स वे हैं जिनकी कहानी का अंत खुशहाल होता है ना? तो कल क्या हुआ? टेड भाइयों को मायामी में गिरफ्तार कर लिया गया। अब चलिए सबको याद दिलाते हैं कि टेड भाई कौन है। वे ये है। मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहूं। चलिए इन्हें महिला विरोधी कहते हैं। गर्वित महिला विरोधी, गर्वित महिला विरोधी, गर्वित यहूदी विरोधी। वे यहूदी नियंत्रण को लेकर हर तरह की थ्योरी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वे ज़ायनिस्ट नियंत्रण की बात करते हैं। कभी वे इसे खुलकर कहते हैं और कभी इशारों में, लेकिन वे हमेशा यहूदियों के प्रभाव की बात करते रहते हैं और वे बहुत घिनौने लोग हैं। लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि महिलाओं से नफरत करने वाले होने के साथ साथ वे यौन शोषक, बलात्कारी, अश्लीलता फैलाने वाले, बच्चों के यौन शोषण के दलाल, मूल रूप से दलाल भी निकले और उन्हें मायामी में 59 आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बाल अश्लीलता से लेकर सेक्स तस्करी, बलात्कार और आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सब शामिल है। और यही वह तथाकथित मैनोस्फीयर है जिसमें वह दूसरा मूर्ख क्लाव, जो अपने महिला विरोधी विचारों के साथ हमारे यहाँ अपनी स्त्री विरोधी सोच फैलाने इजराइल आया था। ये सब एक ही ढर्रे का हिस्सा है। मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि अक्सर महिला विरोधी व्यक्ति यहूदी विरोधी भी होता है। और जब आप किसी यहूदी विरोधी को देखते हैं तो आमतौर पर आप एक महिला विरोधी को भी देखते हैं, क्योंकि ये मानसिक विकृतियां एक साथ चलती हैं। और ये दोनों लोग, जिनका पता नहीं किस वजह से ये सारे युवा लड़के अनुसरण करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें महिलाओं के साथ खेलना चाहिए, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। यही है, इसी तरह वे अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो यहूदी विरोधी है। तो ये वही लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी सारी समस्याओं के लिए यहूदी जिम्मेदार है। तो इस हफ्ते मेरे घटिया लोग वे हैं जिनका अंजाम देखकर खुशी होती है। टेट भाइयों, एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट, तुम यूके की जेलों में सरो और कभी बाहर मत आओ, क्योंकि यही तुम लोग डिजर्व करते हो। आमीन, मेरा मतलब है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या उन्हें नहीं पता था कि यूके में प्रत्यर्पित होंगे? नहीं, ये सच में हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनके ट्रंप प्रशासन में कनेक्शन है। हे भगवान, हाँ यही बात है, उनके कनेक्शन थे और उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया चल रही थी। वे कुछ समय रोमानिया में थे। क्या आपको पता है वे वहां क्यों थे? क्योंकि वहां बच्चों के साथ बलात्कार के कानून थोड़े ढीले हैं,
हे भगवान, ये तो कोई बना भी नहीं सकता। इसलिए उन्हें रोमानिया से प्रत्यर्पित नहीं किया गया, जबकि हो सकता था, क्योंकि एमिली के अनुसार वहां उनके कनेक्शन थे। अब यूके ने ये काम करवा लिया। उस 10 साल की घिनौनी हरकतों पर हर तरह की रिपोर्ट्स है। जैसा मैंने कहा, महिलाओं से नफरत और यहूदी विरोध हमेशा साथ साथ रहते हैं। वैसे वे लोग काले लोगों के खिलाफ भी बहुत नस्लवादी हैं। उस समुदाय में ये सब बहुत पुरानी परंपरा है। आप जानते हैं, अगर आप महिलाओं से नफरत करते हैं, काले लोगों से नफरत करते हैं और समलैंगिक लोगों से भी नफरत करते हैं, तो शायद आप वही है। और यहूदी विरोधी भी। हाँ, बिल्कुल। इंटरसेक्शनैलिटी लोगों में होनी चाहिए। यही तो इंटरसेक्शनैलिटी है। हाँ, लीजिए, हो गया। सच्ची इंटरसेक्शनैलिटी। बहुत अच्छा किया। वाह, तो शोशाना, इस हफ्ते का तुम्हारा सबसे घटिया इंसान कौन है? मेरे पास फिर वही घटिया इंसान है, क्रिस्टियान एमनपोर, जो आप जानते हैं। जब आप सोचते हैं कि वो और नीचे नहीं जा सकती, तो वो असल में उस महिला से सवाल पूछती हैं या उस पर आरोप लगाती हैं जिसने आईसीसी जज करीम खान पर बार बार यौन दुराचार का आरोप लगाया है। वो उसे देखती हैं और पूछती हैं, क्या आप मोसाद एजेंट हैं? और मुझे इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात लगती है वो ये है कि आप जानते हैं, पत्रकारिता होती है और पीली पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता होती है और साजिशी सिद्धांत होते हैं। ये एक साजिशी सिद्धांत है जिसे मीडिया सामान्य बना रहा है। क्या आप हैं? और हमने अभी अभी इसे जेडी वेंस के साथ देखा। क्या आप शायद एक मोसाद एजेंट हैं? जैसे मोसाद एक चाल है, आप जानते हैं, मैं बस वैश्विक हाथों और बड़े नाक वाले यहूदी की कल्पना कर सकती हूँ। मेरा मतलब है, यही तो वे कर रहे हैं, यही वे लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं। यहाँ इसे देखिए। सबसे पहले, क्या आप एक मोसाद एजेंट हैं? नहीं। और अगर मैं होती तो मैं कहती कि मैं इसमें बहुत खराब थी। लेकिन नहीं। कोर्ट में काम करने के लिए आपको कई सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात कहनी है वो ये है कि ये एक मलेशियाई मुस्लिम महिला हैं जो वास्तव में इजराइल के खिलाफ आईसीसी केस का समर्थन करती हैं, और उन्होंने आगे आकर जज पर उसके किए का आरोप लगाया, इस तथ्य के बावजूद और ये जानते हुए कि लोग उन्हें बदनाम करेंगे, और ये जानते हुए भी। और सभी महिलाओं की बात मानो का क्या हुआ? वीनस्टीन, एप्स्टीन जैसे मामलों में सबकी बात मानी जाती थी। अब क्या हुआ? वो बात बिल्कुल विश्वसनीय क्यों मानी जाती है? फिर भी जब ये महिला किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सामने आती है जिसकी राजनीतिक सोच और धर्म अलग है। अब सवाल है, क्या आप मोसाद एजेंट हैं? और जो कोई भी इस सिलसिले को नहीं देखता, जो असल में नहीं जानता कि क्या हो रहा है, तो कुछ सालों में जब ये सब इतना आम हो जाएगा तो आप सच में बहुत हैरान रह जाएंगे। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और न तो अपने देश को पहचान पाएंगे और ना ही अपने दोस्तों को। खैर, वो तो निराशाजनक था, लेकिन सही भी था। मैं आपसे असहमत नहीं हो सकती। मेरा मतलब है, जब आप क्रिस्टियाना अमनपोर की बात करती हैं, सच कहूं तो ऐसा कोई भी यहूदी या इजराइल विरोधी नहीं है जिसे वो इंटरव्यू नहीं लेंगी। वो पुराने जनरलों को ढूंढती है जो इजराइल में पुराने ख्यालात वाले वामपंथी है, ताकि वे कब्जे के बारे में कुछ कह सके। जैसा आप जानती हैं, वे हमेशा इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही सीएनएन का एजेंडा है। वो इन लोगों को ढूंढेगी, वो इन लोगों को मंच देगी। वो वही थी जिन्होंने करीम खान को चुना, उन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया, क्योंकि बीबी और गैलेन पर गिरफ्तारी वारंट था। ये सब उन्होंने किया, एक्सक्लूसिव भी उन्होंने ही लिया। गिरफ्तारी वारंट तब जारी हुआ जब वो कभी तैयार हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह से बनाया गया था। यही उसे करना था। लोग कहते हैं कि शायद उसने ये जानकर किया कि उस पर आरोप लगेंगे। क्रिस्टियाना उस आदमी को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करती है और उसका इंटरव्यू लेती है। और फिर ये लड़की, आप सोच सकते हैं इस महिला को कितनी हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि जब मैं युवा वकील थी, लॉ फर्म्स में हमेशा ये अफवाहें रहती थी कि कौन से आदमी फ्लर्ट करते हैं, कौन क्या क्या करते हैं। और मेरे समय में 90 के दशक में अगर आपने कुछ भी कहा तो आपकी लीगल करियर खत्म हो जाती थी। सही है, आपकी लीगल करियर खत्म हो जाती थी। मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ। अब मी टू मूवमेंट के बाद चीजें बदली है, लेकिन यकीन मानिए, ये लड़की ऐसा करके अपने करियर की कीमत चुका रही है। क्रिस्टियाना अमनपोर ने करीम खान का इंटरव्यू में काफी महिमा मंडन किया, लेकिन बीबी के अरेस्ट वारंट की वैधता पर कोई सवाल नहीं पूछा।
उसने उसी लड़की से सवाल किया, एमिली, आप मुझसे बेहतर जानती है, ईरानी लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने IRGC के साथ भी वही किया और उनका महिमा मंडन करती है। रेजा पहलवी का इंटरव्यू लेते वक्त भी उसने वही सवाल पूछा जिससे उसकी इस सवाल को लेकर जुनून झलकता है। क्या आप इजराइल के एजेंट या मोसाद के लिए काम कर रहे हैं? आखिर इतनी बेहुदा बात क्या थी? उसने काफी देर अमेज़न के बारे में पूछा। क्या उसने पहलवी से भी वही नहीं पूछा था एमिली? हाँ, हम इसी पर बात कर रहे हैं। उसने वही सवाल पूछा। लगता है वो इस साजिश को लेकर जुनूनी है। पर साजिश की बात करें तो मैं स्कमबैग पर आना चाहती हूँ क्योंकि ये सब जोड़ता है। टाइम मैगजीन ने पिछले हफ्ते एक लेख छापा जिसमें बताया गया कि इजराइल सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा कई मिलियन डॉलर का कानूनी और सार्वजनिक रूप से घोषित जन कूटनीति अभियान चलाया जा रहा है। ये काम उनके साथ काम करने वाले ब्रैड पार्स्केल के जरिए किया गया था, जिनकी एक एजेंसी है जिसे कानूनी और सार्वजनिक रूप से हायर किया गया था और जिसे फरा यानी फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था, जहां आप इस अभियान से जुड़े सभी दस्तावेज देख सकते हैं कि इस पर कितना पैसा खर्च हुआ, सामग्री किस पर केंद्रित थी और सब कुछ। इसमें वास्तव में क्या-क्या शामिल था, इससे जुड़ी हर तरह की जानकारी। तो हमें पता है कि इस अभियान में वास्तव में क्या-क्या शामिल था। अब टाइम मैगजीन ने क्या किया? उन्होंने इस अनुबंध और कानूनी रूप से दायर किए गए दस्तावेजों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया। ये एक ऐसी गतिविधि है जो सभी देश करते हैं। सभी देश लॉबिंग करते हैं। उनमें से कई अमेरिका में तथाकथित प्रभाव अभियान भी चलाते हैं। ये कानूनी व्यवहार है। गैर कानूनी ये है कि इसे कतर की तरह घोषित नहीं किया जाता, जैसे AJ+, अल जजीरा या अरबों डॉलर जो वे अमेरिकी अकादमिक जगत में लगा रहे हैं। ये सब अमेरिकी जनता को प्रभावित करने के लिए गुप्त प्रभाव अभियान है। इजराइल द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान और AI पर सार्वजनिक कूटनीति अभियान पर कुछ मिलियन डॉलर खर्च करना अमेरिकी जनमत के साथ हेरफेर करना नहीं है, खासकर जब ये पूरी तरह सार्वजनिक हो। लेकिन टाइम मैगजीन ने इन दोनों को ऐसे पेश किया जैसे ये एक ही चीज हो। बताया गया कि अनुबंध क्या था और फिर इस बारे में बात शुरू कर दी कि कैसे इजरायली सरकार या कुछ व्हाइट हाउस अधिकारी, उन्होंने ऐसे ही शब्दों में कहा। कुछ व्हाइट हाउस अधिकारियों का मानना है कि इजरायली सरकार प्रभाव अभियान के लिए पैसे दे रही है ताकि समझौता ज्ञापन और JD वेंस के खिलाफ लॉबिंग की जा सके। ये स्पष्ट है कि ये हास्यास्पद है, लेकिन कुछ मिनट पहले हमने JD वेंस से सुना कि वे क्या सोचते हैं और यही उनका स्रोत था। उन्होंने जो रोगन के इंटरव्यू में टाइम लेख का भी जिक्र किया। इस तथ्य के बावजूद कि टाइम मैगजीन के लेख में वास्तव में ये नहीं कहा गया है कि अनुबंध में यही कानूनी रूप से घोषित किया गया था, उन्होंने बस दो चीजों को जोड़ दिया और पाठक पर छोड़ दिया कि वो इसका क्या अर्थ निकालता है। हम देखते हैं कि हर तरफ साजिशें फैल रही हैं और इजराइल को तरह तरह के लोगों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। मेरा मतलब है ईरानी, अमेरिकी पूर्व सैनिक, पत्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ सभी इस समझौता ज्ञापन की निंदा कर रहे हैं क्योंकि ये एक खराब समझौता ज्ञापन है और JD वेंस ने इसमें खराब काम किया। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय वो इन साजिशी बातों का सहारा लेता है। टाइम मैगजीन ने कूटनीतिक अभियान का जिक्र किया था, तो जरूर जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं वे पैसे लेकर काम करने वाले बॉट्स हैं। पैसे लेकर काम करने वाले बॉट्स। दुनिया के हर दूसरे देश को किसी भी चीज के लिए लॉबिंग करने की आजादी है। अगर इजराइल कुछ कानूनी और सार्वजनिक रूप से करता है तो भी वो अस्वीकार्य है। मुझे इस दौरे मापदंड से बेहद परेशानी है। मेरा मतलब है, देखिए, मैं पिछले हफ्ते आईएस गैप के लोगों से बात कर रही थी और सैकड़ों अरब डॉलर शेल कंपनियों के जरिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में गए हैं, शेल कंपनियों के जरिए अमेरिकी राजनेताओं तक पहुंचे हैं। तो जब आप कुछ कानूनी रूप से करते हैं जो कि उन हरामियों के अवैध कामों का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसी पर टाइम मैगजीन लिखती है। ये हैरान करने वाला है। ठीक है, खैर एक सकारात्मक बात यह है कि हमारे पास अभी भी हीरो हैं। हमारे पास कई हीरो हैं। तो शोशाना, क्या आप इस हफ्ते के अपने हीरो से शुरू करना चाहेंगी? इस हफ्ते के मेरे हीरो और स्कमबैग आपस में जुड़े हैं और वो है सारा, जो ICC में वकील के तौर पर काम करती थी, जो सामने आई। ये उनके करियर के लिए और उनकी राजनीतिक धारा के लोगों के लिए भी बुरा था। और करीम खान, जो ICC के जज हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की सच्चाई लेकर सामने आई। उन्होंने निश्चित रूप से दोस्त नहीं बनाए, उन्होंने निश्चित रूप से अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आखिर में उन्हें लगा कि सच बोलना जरूरी है। मुझे लगता है हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि राजनीति को सच से ऊपर नहीं रखा जा सकता, और पिछले हफ्ते हमने इस पर काफी बात की है। राजनीति को मूल्यों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
कई बार लोग पसंद किए जाने के लिए अपने मूल्य भूल जाते हैं। और खासकर जब बात महिलाओं की आती है, खासकर जब बात महिला विरोधियों की आती है। और ये ठीक नहीं है। हम सिर्फ इसलिए महिला विरोधियों का स्वागत नहीं कर सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि वे हमें पसंद करें। हम सिर्फ इसलिए यौन शिकारियों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे हमारी राजनीति से सहमत हैं। खासकर महिलाएं इसे अच्छी तरह समझती हैं। हमें इसके पक्ष में डटे रहना होगा, इसलिए वो इस काम के लिए हीरो हैं, भले ही जानते थे ये लोकप्रिय नहीं होगा। मुझे लगता है हमें खासकर महिलाओं के तौर पर उनका समर्थन करना चाहिए, चाहे ये हमारी राजनीति के अनुकूल हो या न हो। वे मेरी हीरो हैं क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ज्यादा सजा न मिले। मुझे उम्मीद है कि हम सब सीखें कि सच जरूरी है। सभ्य समाज के लिए सच मायने रखना चाहिए। बहुत सही कहा, बिल्कुल, आमीन। हाँ, मैं चाहती हूँ कि फ्लेयर की बात करने से पहले हीरो पर चर्चा करें। जाहिर है पिछले कुछ साल कैंपस में बहुत मुश्किल रहे हैं। ये तब भी मुश्किल था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन अब ये कई गुना ज्यादा खराब हो गया है। और एक जगह जहां मुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, वो है यूके। ये यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ कदम आगे है। वहां हालात बहुत खराब हो गए हैं। और इस हफ्ते एक लेख आया था ताली स्मिथ द्वारा, जो यूके के लंदन में किंग्स की एक छात्र नेता है, यहूदी छात्र नेता। ये कोई ऐसी हैं जो बेहद साहसी हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा बुलिंग का सामना किया है, चाहे वो साइबर बुलिंग हो या आमने सामने धमकियां। और बात यह है कि ये कोई दुर्लभ बात नहीं है। इसी वजह से मैं टाली और सभी ब्रिटिश यहूदी छात्रों को मेरे दिस हफ्ते के हीरो बनाना चाहती थी, क्योंकि कैंपस में वे सिर्फ अपनी पहचान के लिए जो कुछ भी झेल रहे हैं, चाहे वे कुछ भी करें या बोलें, एक्टिविस्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तथ्य कि उनकी पहचान लगातार खतरे में है कि अगर लोग जान लें कि वे कौन हैं, अगर लोग जान लें कि वे क्या मानते हैं, वे खुलकर ना भी बोलें, तब भी लोग उन पर हमला करेंगे, उन्हें बातचीत से बाहर कर देंगे, उन्हें धमकाएंगे, उन्हें समूहों से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उनके सोशल मीडिया पर बुलिंग कैंपेन चलाएंगे। ये सारी बातें वही है जो टाली ने टेलीग्राफ के लेख में बताई थी कि यूके में एक यहूदी छात्र के लिए जीवन कैसा होता है। और ये भयानक है कि यूके ने इसे इस स्तर तक पहुंचने दिया। और आप जानते हैं, मैं सिर्फ विश्वविद्यालयों की बात कर रही हूं, लेकिन वास्तव में यूके में ये विश्वविद्यालयों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। मुझे लगता है कि अब कैंपस सुधारने के लिए कुछ करना बहुत देर हो गई है, लेकिन ये बहुत आपत्तिजनक है। ये अस्वीकार्य है कि यहूदी छात्रों को ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और ऐतिहासिक संस्थानों में, जिन्होंने वैश्विक चर्चा में अहम योगदान दिया है, ऐसा हो रहा है। ये वाकई शर्म की बात है। लेकिन इसके बावजूद ताली जैसी लोग मुझे उम्मीद देती हैं और मुझे और दूसरे छात्रों को भी प्रेरित करती हैं। और वे इतनी कम उम्र में लगभग अकल्पनीय दबाव का सामना करते हुए भी अपना सिर ऊंचा रखती हैं। इसीलिए तुम्हें सलाम, ताली और सभी ब्रिटिश यहूदी छात्रों को जो डटकर विरोध कर रहे हैं और कैंपसों में नफरत के आगे नहीं झुक रहे। वो वाकई अद्भुत है, सच में बहुत मुश्किल है। चार्ली एक हीरो है और ये मेरे लिए दुखद है। वो मेरी अल्मा मैटर है, वही मैंने पढ़ाई की थी किंग्स कॉलेज में। जब मैं वहां थी, मैं यहूदी सोसाइटी की अध्यक्ष थी, सोच सकते हैं। और हम उन लोगों के साथ बहस किया करते थे जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करते थे। बहस करना और असहमत होना सामान्य बात थी और सब ठीक था। और अब उन्होंने इसे बस रद्द कर दिया है। ये बहुत बहुत दुखद है। और मैं बस अपनी वेबसाइट का प्रचार कर रही हूँ, campusisrael.com। अगर आप इजराइल आना चाहते हैं या दुनिया भर के कॉलेज कैंपसों के बजाय कोई विकल्प चाहते हैं, तो मैंने भर्तीकर्ता रेकंसा यूके में भी एक भर्तीकर्ता रख रहे हैं। बस इतना ही कहना था, माफ कीजिए। इसी वजह से मैंने ये कहा था। वेलर, अब आप शुरू करें। मुझे चुप कराओ एमिली, धन्यवाद। शुरू करें। आपका हीरो कौन है? तो यूरोप में मेरा हीरो चेक गणराज्य के विदेश मंत्री है, और व्यापक तौर पर चेक गणराज्य भी, क्योंकि इस समय पेट्रा माचिंका नाम के इस व्यक्ति और चेक गणराज्य ने यूरोपीय संघ में इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों को रोक रखा है। और देखिए, विडंबना यह है कि वही पूर्वी यूरोपीय देश जो कभी सोवियत ब्लॉक थे, अब इजराइल के साथ खड़े हैं, और पश्चिमी यूरोपीय देश हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने गिदेओन सार से मुलाकात की। वोट को वीटो करने वाले वही थे। उन्होंने कहा, हाँ, हम राजनीतिक कीमत चुका रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। शायद हम थोड़े ज्यादा बहादुर हैं और इन्हें कहने की हिम्मत रखते हैं। और मुझे बस लगता है कि अब कभी-कभी ये देश कहते हैं कि अब हम और दबाव में नहीं आएंगे, हम वही करेंगे जो सही है। सबसे रोमांचक बात यह है कि जो देश हमें सबसे ज्यादा नापसंद करते थे, अब वे राजनीतिक रूप से बदल रहे हैं। तो उदाहरण के लिए कोलंबिया, वे इजराइल के बहुत बड़े विरोधी थे, अब वहां चुनाव हुआ है। वहां एक दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जीत गए हैं और वे कह रहे हैं कि वे दूतावास को यरूशलेम ले जाना चाहते हैं। तो वाह। और दूसरा देश जो हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ी परेशानी था, यूरोप में हमारे लिए एक भयानक देश स्लोवेनिया, उसने रातों रात अपना रुख बदल लिया और अब वे भी इजराइल के बहुत बड़े समर्थक हैं, यहाँ तक कि दूतावास को यरूशलेम ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं वापस जाके इन लोगों को यरूशलेम में काम शुरू करने में मदद करूंगी। लेकिन बात यह है कि चेक गणराज्य और ऐसे अन्य बहादुर देश जो इस वोक माफिया भीड़ या इस्लामी भीड़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, वे सामने आ रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि वे असली हीरो हैं। तो चेक विदेश मंत्री पेट्रा मचिंका और उनका देश इस हफ्ते आप मेरे हीरो हैं। कितना अच्छा, सकारात्मक नोट पर खत्म करना अच्छा है। धन्यवाद। और आप कूटनीति के पहलू के बारे में बिल्कुल सही हैं। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं उन जगहों पर जहां शायद हमने उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता है कि ब्राजील में भी शायद बदलाव होने की उम्मीद है। एक और नेता हैं जो वाकई भयानक हैं। उम्मीद है अगले साल भी। स्पेन में, मैं अभी स्पेन में हूँ। कल रात मुश्किल थी क्योंकि हम यहाँ हैं। मैं पहले स्पेन का समर्थन करना चाहती थी, लेकिन फिर अर्जेंटीना का समर्थन किया। सब कह रहे थे कि 1.5 साल में पेड्रो सांचेज चुनाव में हारकर बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह। खैर, आशा करते हैं कि ये सच हो और इसी पर बात खत्म करते हैं। लेकिन इस हफ्ते हमारे साथ क्वाड पर जुड़ने के लिए धन्यवाद और निश्चित रूप से हम अगले हफ्ते फिर से JNS पर लौटेंगे। अलविदा।